Hello, all right. Good afternoon, everyone. Once again, we are here. बस मैं एक बार देख लूं मैं YouTube पर लाइव हूं या नहीं. उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. भाई साहब बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. मैं आपको बता नहीं सकता हूं. Just give me one moment. Let me see if I'm live on YouTube or not. Let me just see if I'm live on YouTube or not. Oh yes, we are live on YouTube. एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूं YouTube पर. Absolutely fine. सॉरी सर, आपका डीटी का लेक्चर नहीं देख पाया, कॉलेज जाना पड़ा इसलिए. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हार्दिक भाई. अभी यहाँ पर इस वाले लेक्चर में सुबह वाले लेक्चर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए. लेकिन आप जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है. आप उसको बाद में देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना. नौशीन, सृष्टि, मोहम्मद, मिहिर, वंदना, खुशी, पोमे, सुशेन, केशव, दिस इज जस्ट अमेजिंग. तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ सर, आपकी क्लास लैपटॉप से नहीं हो रही है, अस्मी पर हेयर कह रही हैं. अच्छा ठीक है अस्मी जी, आप जो हमारी हेल्पलाइन वाली टीम है, एक बार आप उसको कॉल करके बता दीजिएगा, तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, ऑलराइट. राधिका जैन, राम जायसवाल, जयदीप सुमांतो. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किया. चलो जयदीप से बात की जाए. जयदीप, गुड आफ्टरनून जयदीप. हेलो सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून जयदीप, कैसे हैं आप? हेलो. सर मैं तो एकदम मस्त हूँ. आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आप सुबह थे ना टैक्स की क्लास में, डायरेक्ट टैक्स वाली में? हेलो. हाँ सर, था, मैं सुना था. तो कैसा लगा आपको, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सर इट वाज अमेजिंग. मतलब कितने दिनों के बाद आपका क्लास किया. लास्ट फाउंडेशन में मैथ्स का क्लास किया था, हाँ हाँ हाँ. तो दैट्स बहुत ग्रेट. अमेजिंग था. दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट. लेकिन आपको सब समझ में आया, अच्छा लगा सुबह वाला जो भी सीन था? हाँ सर, एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर. चलो थैंक यू सो मच जयदीप, थैंक यू सो वेरी मच. अभी मिलके यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और मिलके फोड़ेंगे इसको. एकदम सर, एकदम. ठीक है. चलो थैंक यू ओके सो सर. मच जयदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके, आई टॉक टू वन मोर स्टूडेंट और उसके बाद फिर हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे. गुड आफ्टरनून खुशी. गुड आफ्टरनून सर. कैसे हो खुशी? मैं ठीक हूँ सर, और सुबह का लेक्चर बहुत औसम रहा. थैंक यू. एक भी कंफ्यूजन नहीं रहा. फर्स्ट लेक्चर में इतने अच्छे से क्लैरिटी मिली, तो फिर आगे तो चलो आई बेस्ट होने. एम सो ग्लैड यार कि आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लैरिटी मिली. और बाकी तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, कोई डाउट रहने दूंगा नहीं मैं. आपने फाउंडेशन मैथ्स पढ़ा था मुझसे? यस सर, यूट्यूब से किया था मैंने अच्छा फाउंडेशन में. अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस. नहीं ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. वो तो सोचो भी मत कि कोई डाउट रहेगा या कुछ भी रहेगा. हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा. यस सर. ठीक है, थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, चलो सर. तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के हैंड रेज हैं. मयंक, करनाल, कृपाल, हर्ष, आर्यन, एनी. हम सबसे बात करेंगे, ठीक है. हम लोग सबसे बात करेंगे, लेकिन इवेंचुअली बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे. अभी तुरंत हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है. अभी हम लोग तुरंत बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तुरंत अगर बात करेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे. तो इसलिए अभी तुरंत बात नहीं करेंगे. और अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पूरे जोश के साथ एक बार सारे लोग बोलेंगे निस्टेन फॉरएवर. बोलो निस्टेन फॉरएवर. यूट्यूब पर भी गुड आफ्टरनून नीशु भैया, साइमा लबीब. गेमिंग विद अभी सर, गूगल ड्राइव लिंक कैसे मिलेगा? गेमिंग विद अभी. गूगल ड्राइव लिंक कैसे नहीं मिलेगा? गूगल ड्राइव लिंक के लिए आपको यहाँ पर प्लस की क्लास में आना पड़ेगा. प्लस की नहीं, सॉरी, एकाग्रता की क्लास में आप लोगों को आना होगा. और एकाग्रता की क्लास में जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर आ जाओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को गूगल का वो मिल जाएगा. जब आप अपने कोर्स में लॉग इन करोगे, तब आपको वहां पर गूगल ड्राइव के नोट्स एक्सेस हो जाएंगे. नोट्स लॉक हैं अभी, जयदीप कह रहा है. अच्छा, डीटी के भी नोट्स लॉक है? डीटी के भी नोट्स लॉक हैं क्या? मुझे एक बार बता दो. अच्छा ठीक है, तो एक बार मैं चेक करवा लूंगा. अभी वाली क्लास हम लोग खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं डीटी आईडीटी दोनों के नोट्स में चेक करवा लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, मैं दोनों के नोट्स चेक करवा लूंगा अदिति, डोंट वरी. ठीक है, अभी हम लोग क्लास कर लेते हैं. अभी ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं है आपको इस वाले सेशन के लिए नोट्स की. लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो ना नोट्स लॉग, में एक बार चेक करवा लूंगा पक्का. ठीक है, थैंक यू जयदीप, थैंक यू. यार तुम लोग कितने सपोर्टिव हो यार, सीरियसली तुम लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो. थैंक यू सो मच. ठीक है, वॉइस इज वेरी लो, निकिता कह रही है. निकिता आप वॉइस बढ़ा लीजिए, वॉइस बढ़ा लीजिए. वॉइस बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रुकिए, मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ से वॉइस बढ़ाने की. रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए. चिंता तो करते ही नहीं भाई, चिंता तो बिल्कुल नको. अभी अभी वॉइस सही आ रही है आपको? अभी देखो, अभी यूट्यूब पर वॉइस सही हो गई होगी, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी एकदम.
ठीक है, चलो। एन कार्तिक कह रहे हैं व्हाई नॉट एबल टू सी ऑन लैपटॉप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लैपटॉप पे आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आपको लैपटॉप वाली दिक्कत आ रही है तो आप एक बार वेबसाइट पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया ना, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर फुटर में 9754455663, आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हो यार। ठीक है, अनीश दे, मेरे प्यारे से भाई, मेरे छोटू से भाई, ठीक है, ये सब हो जाएगा। आप यहाँ पर कॉल करके पूछ लीजिए, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। एन कार्तिक, अनीश दे, ठीक। अब हम लोग करें आगे, शुरू करें अपना आज का मुद्दा, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, सोमू मिश्रा और सर क्लासेस ओके जी, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो बल्टी बेरा, खुशी चटकवर, अदिति जायसवाल, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। उमी, एमन एमन, वेरी नाइस। चलिए सर, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, प्रारंभ किया जाए पूरे जोश के साथ। और हम लोग अभी करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। दैट्स अमेजिंग। चलो आओ, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो काफी सारी चीजें हम लोगों ने सुबह देख ली थी, आप लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्स आप लोग दो सेपरेट मेंटेन करो, एक डायरेक्ट टैक्स का एक अलग रजिस्टर मेंटेन करो, और इनडायरेक्ट टैक्स का प्लीज एक अलग रजिस्टर मेंटेन करो। अगर आप ये अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करोगे तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपके दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स का मतलब टैक्सेशन पेपर एक है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट्स दो अलग अलग है। डायरेक्ट टैक्स एक अलग पेपर है और इनडायरेक्ट टैक्स का अलग पेपर है, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स अलग अलग है, पेपर एक ही है, राइट। तो आपको दो अलग अलग रजिस्टर्स बनाने होंगे। आप लोग मान के चलो 400 पेजेस का भी आप रजिस्टर ले सकते हो। रजिस्टर मतलब आपको उसकी थिकनेस कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस थिकनेस का रजिस्टर लेना चाहते हो, लेकिन आप उसको ले सकते हो। और डीटी का अलग और आईडीटी का एक अलग रजिस्टर बनाना। आज वाली क्लास में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम मैं क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, आज वाली क्लास अभी जो आईडीटी की होगी, इनफैक्ट आज ही नहीं, कल वाली क्लास भी जो आपकी आईडीटी की होगी, उसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आप लोगों को यहां पर करवाऊंगा। और जो कुछ भी मैं करवाऊंगा वो सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, वो सब सारा का सारा आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ है, तो आप लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। नाउ कैन वी स्टार्ट टुडे सेशन एवरीबॉडी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। राम राम जी, प्रणव रिनवा, संस्कृति वर्मा, मोहम्मद मुजाहिद। पीछे कौन हॉर्न बजा रहा है? मैं जाके सड़क पे बोलता हूं सबको कि देखो हॉर्न वॉर्न मत बजाओ यार। ठीक है, मोहम्मद मुजाहिद बेचारा परेशान हो रहा है। ठीक, एक बार हो जाए, निस्टैंड फॉरएवर बोलो, निस्टैंड फॉरएवर। ठीक है जी, ऑलराइट। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स की पहली क्लास की थी, जब हमने डायरेक्ट टैक्स की पहली क्लास की थी, तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहना, और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, सब कुछ आपको लिखा लिखाया नोट्स में मिल जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, बात बहुत ध्यान से सुनना। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अगर मैं यहां पर देखूं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, जिसके बारे में हम लोगों ने आज सुबह बात करनी स्टार्ट कर दी थी, इनकम टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जा रहा है? मैंने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से सरकार ने कहा मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मैंने सरकार को 3 लाख रुपए दे दिए। जिसने कमाए उसकी ही जेब से पैसा गया, सरकार के पास गया, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में आज सुबह बात की थी। ठीक है, कौन कौन सी तीन चीजें थी? एक तो था जीएसटी, दूसरा था कस्टम्स, और तीसरा था एक्साइज। ठीक है, जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज, इन तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात आज सुबह की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कस्टम्स तो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, कस्टम्स आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। जो एक्साइज है उसका अब कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्साइज कंप्लीटली अबॉलिश हो चुका है, लेकिन एक्साइज है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है नहीं, एक्साइज में उतना ज्यादा अभी उसका वजूद है नहीं। तो एक्साइज के बारे में ना आप लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, ना सीए फाइनल में पढ़ोगे। अभी जो चल रहा है वो है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप लोग अभी पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर अभी पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इसे हम लोग यहां पर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मजे की बात, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है वो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, वो कोई नई चीज नहीं है। ये जो जीएसटी है ना, ये बस नाम बदला गया है और इसने चीजों को और सिंप्लीफाई किया हुआ है।
इसने एक्चुअली चीजों को और सिंप्लीफाई किया हुआ है, बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। कैसे किया हुआ है मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए अभी क्या करना होगा पता है? इसके लिए हम लोगों को पहले पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। हम लोग वो पूरा बैकग्राउंड समझेंगे और आज और कल की क्लास में हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि जीएसटी क्यों आया और जीएसटी की जरूरत क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी पहले, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी पहले और उन प्रॉब्लम्स को कैसे जीएसटी ने सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जब आया था ना 2017 में तो बहुत बवाल मचा था। तो क्यों बवाल मचा था वो भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज और कल की क्लास में ही हम लोग समझेंगे कि जीएसटी के आने की वजह से क्यों बवाल मचाया गया था, किन लोगों ने बवाल मचाया था, और मतलब क्योंकि किस तरह से जो पुराने टैक्स लॉज में प्रॉब्लम्स होती थी उनको किस तरह से जीएसटी ने टैकल किया, उनको किस तरह से जीएसटी ने काउंटर किया, उनको किस तरह से जीएसटी ने ठीक किया, उसके बारे में हम लोग यहां पर आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जीएसटी को लेकर, बहुत सारी इधर उधर की चीजों में चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की सॉल्व होंगी जीएसटी वाली क्लासेस में। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन हाँ, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस ये आपको करना पड़ेगा मेंटेन, क्योंकि पेशेंस यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है इनकम टैक्स में ना एक बार को फिर भी ये होता है कि जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके उस चैप्टर के अंदर हो गए हैं। जीएसटी में भाई साहब कई सारे डाउट्स आपको आएंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो मे बी चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में सॉल्व होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, मुझे आपके सारे डाउट्स पता होंगे, नहीं तो यहां पर चैट ऑन ही है, यहां पर मैं चैट ऑफ कर नहीं रहा हूं। ठीक है, जो प्लस वाली क्लास यहां पर चल रही है, जो मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास चल रही है, इसमें मैं चैट्स ऑफ कर नहीं रहा हूं, तो ये एकदम यहां पर चैट दिख रही है मेरे को, सब कुछ यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो आपके डाउट्स मेरे को दिखते रहेंगे, मैं आपके डाउट्स को एड्रेस करता रहूंगा, उसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता भी है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब ना तो आप कुछ लिखो ना किसी और चीज के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आपने किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू किया ना तो आपका फोकस डिविएट हो जाएगा, और अगर आपका फोकस डिविएट हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज किसी और चीज के बारे में मत सोचना, और अभी हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं उसके बारे में ध्यान दो। ठीक, सुनो मेरी बात। हमेशा से सामान बेचने पर एक टैक्स लगता था जिसको कहते थे सेल्स टैक्स। हमेशा से सामान बेचने पर एक टैक्स लगता था जिसको कहते थे सेल्स टैक्स। अब इसका पूरा ना आप लोगों को फ्रेमवर्क समझना होगा, पूरा फ्रेमवर्क समझना होगा। देखो, देयर हैज ऑलवेज बीन अ टैक्सेशन ऑन द सेल ऑफ गुड्स कॉल्ड द सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसको बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ये फंक्शन कैसे करता था अभी समझना, तो आपको पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्यों। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। अभी यहां पर मेरे को दिख रही है खुशी, ठीक है, अभी यहां पर मेरे को दिख रही है खुशी। अब देखो क्या होगा, ये हूं मैं, ये हूं मैं, ठीक है, ये है खुशी, ये है खुशी। ठीक है, सपोज मैं खुशी को कुछ सामान बेचता हूं, सपोज मैं खुशी को कुछ सामान बेचता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1% आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सपोज खुशी को कुछ सामान बेचा, राइट। अब इसकी जो वैल्यू थी वो थी सपोज 100 रुपए, इसकी वैल्यू थी सपोज 100 रुपए, राइट। अब होता क्या था, होता क्या था, ध्यान से सुनना, मैं खुशी से 100 रुपए नहीं लेता था, मैं खुशी से 100 रुपए प्लस सपोज 10 रुपए और ले लेता था। ठीक है, अब एग्जैक्ट परसेंटेज पर मत जाना यहां पर, ठीक है, यहां पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 10% ऑफ द वैल्यू, राइट। तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो जाती थी 100 रुपए, कि मैंने 100 रुपए का सामान खुशी को बेचा। ठीक है, और जो ये 100 रुपए की वैल्यू है इसके ऊपर मैंने 10% का सेल्स टैक्स और चार्ज किया खुशी से। बहुत ध्यान से सुनते रहना, आई नो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आएंगे बीच बीच में, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैंने यहां पर किया सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, और अब मैं खुशी से कितना पैसा लूंगा, मैं खुशी से लूंगा 110 रुपया, मैं खुशी से लूंगा 110 रुपया। ठीक है, 100 रुपए का सामान मैंने बेचा, 10% का सेल्स टैक्स लग गया। ठीक है, परसेंटेज कुछ और होती थी, 12.5% होता था, लेकिन अभी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 10% के रेट से अपना काम करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 10% ऑफ द वैल्यू, 10% ऑफ द वैल्यू इज व्हाट, 10% ऑफ द वैल्यू इज द सेल्स टैक्स। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं खुशी को सामान बेच रहा हूं, 100 रुपए की वैल्यू है, 10% मैंने सेल्स टैक्स ले लिया, 110 रुपए मैंने खुशी से ले लिया। ठीक है, 110 रुपए मैंने खुशी से ले लिया, लेकिन ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मैंने लिए ना खुशी से टैक्स के नाम पर, सेल्स टैक्स के नाम पर, ये मेरी कमाई नहीं है, ये मेरी कमाई नहीं है। मैं पता है क्या करता हूं, इस 10 रुपए को मुझे जाकर जमा करना पड़ेगा सरकार के खाते में, इस 10 रुपए को मुझे जाकर जमा करना पड़ेगा सरकार के खाते में, एंड इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स
कहा जाता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। टैक्स किसकी जेब से निकला? टैक्स खुशी की जेब से निकला। लेकिन क्या खुशी ने डायरेक्टली सरकार को पे किया? नहीं। डायरेक्टली सरकार को किसने पे किया? मैंने पे किया। खुशी की जेब से निकला, लेकिन सरकार को किसने दिया? सरकार को मैंने दिया, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इनडायरेक्ट टैक्स की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? देखो, डायरेक्ट टैक्स इज वेरी सिंपल। मैंने कितना रुपया कमाया उस पर एक फ्लैट परसेंट मैं सरकार को जमा कर दूंगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मेरी जेब से निकला, मैंने ही सरकार को दिया। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स में खुशी की जेब से निकला, लेकिन जमा किसने किया? जमा मैंने किया। आपको पता है, जब आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हो, जब आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हो तो उसमें कभी बिल में देखना, बिल में आप लोगों को 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी दिखाई देगा। ठीक है। एक सेकंड के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी हटा देते हैं। ये जो 5% एक्स्ट्रा होता है बर्गर के ऊपर, ये जो 5% एक्स्ट्रा होता है बर्गर के ऊपर, वो आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन वो मैकडॉनल्ड्स के पास नहीं आ रहा है। मैकडॉनल्ड्स वाले उस 5% को आपके बिहाफ पर सरकार को जमा कर दे रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स वाले ये 5%, बर्गर के ऊपर जो 5% एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, वो आपके बिहाफ पर मैकडॉनल्ड्स वाले सरकार को जमा कर रहे हैं। टैक्स कौन दे रहा है? अल्टीमेटली टैक्स आपकी जेब से जा रहा है। दे कौन रहा है? मैकडॉनल्ड्स दे रहा है। ठीक है। किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन सरकार को कौन दे रहा है? मैकडॉनल्ड्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स। आप सरकार को पे कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। आप डायरेक्टली नहीं, आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। क्या ये इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला आप सब लोगों को समझ में आ गया? अगर हाँ तो बोल दो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, लेकिन डायरेक्टली आप पे नहीं कर रहे हो सरकार को, सरकार के पास इनडायरेक्टली जा रहा है। एग्जैक्टली आर्यन कुमार ने कहा कस्टमर पेज इनडायरेक्टली। एब्सोल्युटली। ठीक है। सुबह जब मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज कही थी कि आप लोग असेसीज नहीं हो। ठीक है। सुबह जब मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आप असेसी नहीं हो। क्यों आप असेसी नहीं हो? बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन क्या यहां पर आप टैक्स पेयर हो? यस, आप टैक्स पेयर हो। यहां पर आप असेसी ना होते हुए भी आपकी जेब से जीएसटी जा रहा है, आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमेशा से चल रहा था। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस हैज बिन देयर फॉर एजेस। ये हमेशा से होता था, हमेशा से होता था। ठीक है। दिस यूज टू बी फॉर एवर। ये हमेशा से होता था कि मैंने सेल किया खुशी को, 100 रुपए की वैल्यू आई, 100 रुपए पर मैंने 10 रुपया चार्ज किया, 110 रुपया हो गया। अब ये 10 रुपए मैंने जाकर सरकार को दे दिया है। ठीक है। तो देयर हैज ऑलवेज बीन अ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स कॉल्ड द सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये फंक्शन कैसे कर रहा है समझ में आ रहा है? मैं आपको सामान दे रहा हूं, सामान की वैल्यू पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लेकर आपके बिहाफ पर सरकार को जमा कर दे रहा हूं। सेंट्रल सेल्स टैक्स ये हो गया है। ठीक है। तो एनी पर्सन हु वुड सेल गुड्स टू एनीवन वुड चार्ज अ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है। Later on, a tax was also introduced on the provision of services called service tax. 1994 में ये हुआ था। 1994 में पता है क्या हुआ? 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार हम तो सिर्फ सामान बेचने पर टैक्स ले रहे हैं, हम तो सिर्फ सामान बेचने पर टैक्स ले रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है ना, वो सामान के साथ साथ अगर सर्विसेज भी बेच रही है या सिर्फ सर्विसेज बेच रही है। सर्विसेज बेचने का मतलब क्या हुआ? मैं निशांत कुमार इस समय अपनी सर्विसेज आपको बेच रहा हूं। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स ने यहां पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मतलब एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप लोगों को मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूं। ठीक है। उसको फैंसी भाषा में बोल देते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। ठीक है। लेकिन बात तो वही हो रही है ना यार, मैं कुछ आपको सामान नहीं बेच रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपनी सर्विसेज बेच रहा हूं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज बेचता है। जब आप लॉयर के पास जाते हो तो लॉयर आपको एडवोकेट सर्विसेज बेचता है। जब आप एक टीचर के पास आते हो तो टीचर आपको एजुकेशनल सर्विसेज बेचता है। ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बेचने पर टैक्स था, सर्विसेज पर नहीं था। 1994 में सर्विसेज के बेचने पर भी टैक्स आ गया, उसको सर्विस टैक्स कहा जाता है, उसको सर्विस टैक्स कहा जाता है। तो एनी पर्सन हु वुड प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू एनीवन वुड चार्ज अ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। ठीक है। और अब जो है, अब क्या हुआ है, ये गुड्स वाला सेल्स टैक्स और ये सर्विसेज वाला सर्विस टैक्स, इनको मिलाकर बना दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको मिलाकर बना दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स,
सर्विस टैक्स मिलकर बन गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। क्यों? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतना बड़ा चेंज लाने की, क्या जरूरत थी इतना बड़ा चेंज लाने की? तो इन चीजों का आंसर पाने के लिए हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। उससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कि भाई एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम समझ में आएंगी तभी तो उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, तभी तो ये होगा कि हाँ यार क्यों, क्या जरूरत थी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, आओ समझते प्रॉब्लम्स विद द सेल्स टैक्स। अरे मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सेल्स टैक्स में जो एग्जिस्टिंग सेल्स टैक्स था उससे प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, आओ मेरे साथ आराम आराम से करेंगे, बहुत आराम आराम से हम लोग यहां पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत आराम आराम से हम लोग यहां पर पढ़ाई करेंगे और कोई प्रॉब्लम किसी को यहां पर नहीं आएगी। ठीक, सुनो मेरी बात। तो सपोज ए मैन्युफैक्चरर सर्टेन गुड्स एंड सेल्स देम टू बी रिटेलर। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। एक बंदा है ए जो कि मैन्युफैक्चरर है। ए जो है वो कौन है? वो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये बी को गुड्स बेचता है। बी कौन है? बी रिटेलर है। और रिटेलर जो है ये बेच रहा है सी को। सी जो है वो कस्टमर है। बात एकदम क्लियर हो रही है? ए मैन्युफैक्चरर है, बी रिटेलर है और सी कस्टमर है। ठीक है, ए मैन्युफैक्चरर है, बी रिटेलर है और सी जो है वो आपका कस्टमर है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर ए मैन्युफैक्चरर है तो उसने इस सामान को कहीं खरीदा तो होगा नहीं, तो ए के लिए जो परचेज प्राइस है वो तो निल है। ए के लिए परचेज प्राइस निल है। सपोज ए ने इसमें रॉ मटेरियल लगाए 150 रुपए का। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में सब दिया हुआ है। प्लीज अभी सुनने पर ध्यान लगाना, प्लीज अभी समझने पर ध्यान देना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 150 रुपीज का सपोज रॉ मटेरियल लग गया। ठीक है, 150 रुपीज का सपोज रॉ मटेरियल लग गया। 40 रुपीज का सपोज लेबर लग गया। 40 रुपीज के सपोज लेबर चार्जेस आ गए। 20 रुपीज के सपोज ओवरहेड्स आ गए। ओवरहेड्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो मटेरियल और लेबर के अलावा होते हैं, वो आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे, अंशुल सर आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद इसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया सपोज 35 रुपीज। उसके बाद इसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया सपोज 35 रुपीज। जरा टोटल करके बताओ मुझे कि कितना आ रहा है। 150 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 35, ये आ गया 245, राइट? ये आ गया आपका 245। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 245। ठीक है, अब क्योंकि सामान बेचने पर टैक्स लगता है तो सपोज सेल्स टैक्स का रेट यहां पर 12.5% है, इंटू 0.125 करेंगे और 30.625 रुपीज का 30.625 रुपीज यानी 30.63 रुपीज का यहां पर जीएसटी आ गया है। 30.63 रुपीज का यहां पर सेल्स टैक्स आ गया है। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 245 प्लस 30.63 एंड दिस इज 275.63। 275.63, ठीक है, 275.63। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? 275.63, वेरी नाइस। सत्यनारायण, संस्कृति, साइमा, ठीक है, वैष्णवी, 245.63 रुपीज का ये आ गया। एक काम करता हूं, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ठीक, 2 क्या था अमाउंट? 275.63, 275.63, 275.63। ठीक है, अब देखो आगे। जब बी जो कि रिटेलर है, बी कौन है? बी रिटेलर है। बी को ये 275.63 में मिला। बी को ये पैसा, ये जो सामान है, ये 275.63 रुपीज में मिला। अब बी रिटेलर है तो बी की तरफ से कोई रॉ मटेरियल तो लगेगा नहीं, बी की तरफ से कोई लेबर चार्जेस लगेंगे नहीं, लेकिन हाँ बी जो है अपनी स्टोरेज कॉस्ट वगैरह लगाएगा। तो सपोज बी ने 20 रुपए की ओवरहेड कॉस्ट इनकर की, ठीक है, और 20 रुपए का इसने अपने पास प्रॉफिट जोड़ा। और अब देखो कि ये कितने रुपए में इसने वैल्यू बनाई इसकी। ठीक है, तो क्या हो गया? 275.63 प्लस 40 कर दो तो ये कितना आ गया? 315.63। ये आ गया 315.63। ठीक है, ये आ गया 315.63। अब इसके ऊपर 12.5% का लगा दो आप सेल्स टैक्स, ये आ गया 39.45। ठीक है, ये आ गया आपका 39.45। और अब ये कितने में बेचेगा सामान को? 315.63 प्लस 39.45 एंड दिस इज 355.08। दिस इज 355.08।
ठीक है, दिस इज 355.08। यहां तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? 355.08 यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, यहां तक एकदम क्लियर है? मयंक, आर्यन, अदिति, सोमू, खुशी, अदिति, जयदीप, आर्यन, राम, वेरी नाइस। मयंक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर यूट्यूब पर भी बहुत बढ़िया रिस्पांस। संस्कृति, किरदार, इंद्रजीत, एमी, रंजीत, साइमा, अबेल, वैष्णवी, वेरी गुड। ठीक, शानदार, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है ना, तो आओ थोड़ा सा आगे करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो 355.08 है, जिस पर बी ने अपने कंज्यूमर को माल बेचा है, ये जो 355.08 है जिस पर बी ने अपने कंज्यूमर को माल बेचा है, आओ जरा इस 355 को तोड़ते हैं। आओ जरा इस 355 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार। ये जो 355 है ये बना कैसे है? ये बना 315.63 प्लस 39.45 से। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना, सुनते रहना, सब एकदम समझ में आएगा। 355.08 ये बना कैसे? 315.63, 315.63 और दूसरा क्या है? 39.45, 39.45, राइट। ये 39.45 बेसिकली आया कैसे? ये 39.45 ये आया कैसे? ये इंटू 12.5% करके आया। ठीक है, ये इंटू 12.5% करके आया। 315.63 इंटू 12.5% गिव्स यू व्हाट? 39.45 रुपीज। क्लियर? आओ आगे देखो। अब एक बार ये जो 315.63 है ना, ये जो 315.63 है, आओ इसका ब्रेकअप देखते हैं। इसका ब्रेकअप देखते हैं, ये क्या है? तो दिस इज 275.63 प्लस 40। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ये जो 315.63 है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस इज 275.63 प्लस दिस 40? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल कह सकता हूं। तो देखो 275.63 प्लस 40 बिल्कुल कहा जा सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, जब इस 315.63 के ऊपर 12.5% लगा है, सुनते रहना, जब 315.63 के ऊपर ये 12.5% लगा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब ये हो गया कि 275.63 के ऊपर भी 12.5% लगा है और ये 40 के ऊपर भी 12.5% लगा है? एकदम कॉमन सेंस, बेसिक सिंपलेस्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, कि 275.63 के ऊपर भी 12.5% लगा और ये 40 के ऊपर भी 12.5% लगा, एकदम सीधा है। ठीक है, जब 315.63 के ऊपर 12.5% लगा और 315.63 के ही ये दो पार्ट्स हैं, तो मतलब इन दोनों पार्ट्स के ऊपर 12.5% लगा होगा ना। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो 275.63 का अगर मैं 12.5% करूं तो कितना आता है? 34.45 आता है। ठीक है, ये आता है 34.45। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 34.45 और ये मैं लिख रहा हूं 275.63 इंटू 12.5%। ठीक है, 34.45 ये हो गया 275.63 इंटू 12.5%। और ये 40 का 12.5% कितना आता है? 40 का 12.5% कितना आता है? ये आता है आपका 5 रुपीज। ठीक है, ये आ जाता है आपका 5 रुपीज। मैंने लिखा यहां पर 5, मैंने यहां पर लिखा 5 और ये मैंने लिखा 40 इंटू 12.5%। 40 इंटू 12.5%, एकदम सीधा फंडा है। और वो सीधा फंडा ये है कि भाई 275.63 रुपीज के ऊपर 12.5% ये लगा है। ठीक है, और 40 के ऊपर भी 12.5% ये लगा। ठीक है, 275.63 के ऊपर इंटू 12.5% ये लगा है और 40 के ऊपर इंटू 12.5% ये लगा है। ठीक है, अब सुनो, लेट्स ब्रेक डाउन दिस 275.63 ऑल्सो। लेट्स ब्रेक इट डाउन। 275.63 क्या है? 275.63 क्या है? तो 275.63 कहां से आया पता है? यह आया 245 प्लस 30.63, यही तो है 275.63। ये रहा, ये देखो, दिस इज 275.63। ठीक है, ये कहां से आया? सॉरी, ये कहां से आया? 245 प्लस 30.63 करके आया। तो दिस इज व्हाट? 245 प्लस 30.63, 245 प्लस 30.63। अब सुनो, ये 30.63 कहां से आया? ये 30.63 कहां से आया? इसका इंटू 12.5%, ऐसे ही तो आया, इसका इंटू 12.5%।
ठीक है, इसका इंटू 12.5% ऐसे आया। ठीक, अब सुनो मेरी बात जरा बहुत ध्यान से, अब सुनो। जब 275.63 का 12.5% ये है और 275.63 का ब्रेकअप ये और ये है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर भी 12.5% लगा होगा और इसके ऊपर भी 12.5% लगा होगा। यस, ठीक है, इसके ऊपर भी 12.5% लगा होगा और इसके ऊपर भी 12.5% लगा होगा, और वही जो है वो ये 34.45 है। बहुत ध्यान से सुनते रहना, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन अभी बहुत ध्यान से सुनते रहना। मैं कह रहा हूं 275.63 के ऊपर 12.5% ये लगकर ही आया है, और 275.63 का ब्रेकअप क्या है, दिस प्लस दिस, मतलब इन दोनों के ऊपर भी 12.5% लगा है, इन दोनों के ऊपर 12.5% लगा है। आओ 245 का 12.5% कितना आ जाएगा, 30.63। ये देखो इंटू 12.5%, और 30.63 का 12.5% कितना आएगा, 30.63 का 12.5% कितना आएगा, अरे अच्छा भाई, उफ, एक मिनट, 30.63 का 12.5% कितना आएगा, 3.83, राइट, ये आ गया आपका 3.83, ये आएगा आपका 3.83, 3.83, ठीक, ये आया 30.63 का 12.5%। अब देखो आप जरा इंटू 12.5%, नाउ यू सी दिस। अब आप देखो, एक बात बताओ भाई, ये जो 245 है इसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना, ये 30.63, ये जो 245 है इसके ऊपर ऑलरेडी ये 30.63 का टैक्स लग चुका है, और यहां पर एक बार फिर से ये 30.63 का टैक्स लगाया जा रहा है, यहां पर एक बार फिर से ये 30.63 का टैक्स लगाया जा रहा है, यहां पर एक बार फिर से ये 30.63 का टैक्स लगाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता एक ही अमाउंट पर दो बार टैक्स लग रहा है? यस, जल्दी से बता दो, आपको नहीं लगता एक ही अमाउंट पर दो बार टैक्स लग रहा है? भाई यहां पर लगा तो चुके हो 30.63, अब यहां पर एक बार फिर से लगाओगे 30.63, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। इसको बोलते हैं क्या? डबल टैक्सेशन। ठीक है, और दूसरी बात मजे की देखो, 30.63 जो है ना, इसके ऊपर भी 12.5% का टैक्स लग रहा है। जो ये 30.63 टैक्स का पोर्शन है, 30.63 क्या मेरी वैल्यू एडिशन थी? नहीं, 30.63 टैक्स का कंपोनेंट था। इस टैक्स के कंपोनेंट के ऊपर फिर से 12.5% लग रहा है, इस टैक्स के कंपोनेंट के ऊपर फिर से 12.5% लग रहा है। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का दूसरा नाम होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स का दूसरा नाम होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या आपको पंगा समझ में आ रहा है? दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी यहां पर कहीं पर भी लॉस्ट हुआ था ना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो साफ साफ भी लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, साफ साफ भी लिखा हुआ है, और इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, इसको ना जूम करके दिखाता हूं। देखो 355.08, व्हाट इज 355.08? जिसपे रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, ये जो 355.08 है, ये है क्या? दिस इज द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर। मतलब रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा 355.08 में। ठीक है, इस प्राइस को हम एनालाइज करें कि इसके अंदर क्या क्या है। तो हमने कहा इसके अंदर 315.63 है। ठीक है, जो ये निकल के आई थी वैल्यू, ये देखो 315.63। ठीक है, और इसके अंदर 39.45 है, और इसके अंदर 39.45 है। लेकिन ये 39.45 आया कैसे? 315.63 का ही 12.5% होकर आया ये। ठीक है, तो ये आया कैसे? ये आया आपका, ये आया कैसे? ये आया इंटू 12.5%। ठीक है, 315 का 12.5% करके आया 39.45। मैंने कहा आओ 315.63 को भी बाइफरकेट करते हैं। कैसे बाइफरकेट किया? ये देखो 315.63 को कैसे बाइफरकेट किया, ये रहा। तो 275.63 की तो बी की खरीद थी,
275.63 रुपीस की, तो बी ने परचेज किया था और इस पे 40 रुपीस का इसने किया वैल्यू एडिशन, 40 रुपीस का इसने किया वैल्यू एडिशन। अभी कई सारे लोगों के मन में चल रहा होगा सर ये तो प्रॉफिट है, इसमें कौन सी वैल्यू इसने ऐड कर दी, 20 रुपीस का तो प्रॉफिट है, इसमें इसने कौन सी वैल्यू ऐड कर दी। चलो 20 रुपीस का वैल्यू एडिशन आपका हो तो हमें समझ में भी आता है क्योंकि ओवरहेड्स है, इसकी कॉस्ट लगी है, लेकिन 20 रुपए तो इसने अपने लिए कमाया ना, इसमें कौन सी वैल्यू एडिशन हो गई, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि ये 40 रुपीस का इसने किया वैल्यू एडिशन। ठीक है, 40 रुपीस का इसने किया वैल्यू एडिशन। तो देखो यहां पर ये आ गया, अगर 315.63 को हम लोग ब्रेकअप करते हैं तो 275.63 ये हो गया। ठीक है, और 40 रुपीस का ये आ गया वैल्यू एडिशन। डन। अब देखो मैंने आपसे कहा कि अगर 315.63 के ऊपर 12.5% लगा है तो जाहिर सी बात है 275.63 के ऊपर भी 12% लगा होगा और 40 के ऊपर भी 12% लगा होगा। वो यही वाली बात आ गई कि 275.63 के ऊपर 12.5% लगा ये, और 40 के ऊपर भी 12.5% लगाइए। ठीक है, इसके ऊपर 12.5% लगाइए और इसके ऊपर भी 12.5% लग गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 275.63 है, 275.63 ये वाला, ये जो 275.63 है इसका जरा ब्रेकअप देखो। तो इसका ब्रेकअप अगर आप देखते हो 275.63 का अगर आप ब्रेकअप देखते हो तो आपको अगेन यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो ये 245, एक तो ये 245 और दूसरा ये 30.63। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आओ देखो ये आगे 245 और 30.63, 245 और 30.63, और ये 30.63 आया कैसे है, ये 30.63 आया इसका 12.5%, ये 30.63 आया इसका 12.5% करके। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर 275.63 के ऊपर 12.5% लगा है तो मतलब इसके ऊपर भी 12.5% लगा है और इसके ऊपर भी 12.5% लगा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो 12.5% लगा है वो तो ये रहा। ठीक है, और इसके ऊपर जो 12.5% लगा है वो ये रहा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसके ऊपर तो 12.5% तुम ऑलरेडी लगा चुके थे, तो दोबारा से लगाने की क्या जरूरत है। और अगर तुम दोबारा से लगा रहे हो तो इसी को मैं बोल रहा हूं डबल टैक्सेशन, इसी को मैं बोल रहा हूं क्या, डबल टैक्सेशन। फिर मैं कह रहा हूं कि ये 30.63 तो तुम्हारा टैक्स था, तुम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा ले रहे हो, और अगर तुम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा ले रहे हो तो ये क्या है, दिस इज टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। क्या आपको ये दो मेजर प्रॉब्लम समझ में आ गई जीएसटी से रिलेटेड, जल्दी बताओ कि आपको ये दो मेजर प्रॉब्लम समझ में आ गई, वो सॉरी नॉट जीएसटी से रिलेटेड, जो सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स से रिलेटेड ये दो मेजर प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गई हैं तो चैट बॉक्स में निश्चय 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 कर दो। ठीक है, निश्चय निश्चय निश्चय, अगर आपको ये दो मेजर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो मैं दो बार बता चुका हूं। ठीक है, दो बार बता चुका हूं, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स ही आपको दिख गया, डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली क्या होना चाहिए था, सुनो, आइडियली जब बी ने, आइडियली जब बी ने आगे सी को माल बेचा ना, तो सिर्फ उस वाली वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए था जो बी ने इंप्रूव किया। ठीक है भाई, इस वाली वैल्यू के ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका था ना, ए वाली वैल्यू के ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका था। अब बी ने जो अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की, हम आएंगे उस पर कि प्रॉफिट वैल्यू कैसे हो सकता है, हम आएंगे उस पर, लेकिन जो बी ने 40 रुपए की वैल्यू ऐड की उसी के ऊपर 12.5% का टैक्स लगना चाहिए था। यस, ठीक है, जितनी मैं वैल्यू ऐड करूंगा उसी पर तो मैं एक्स्ट्रा टैक्स लूंगा। भाई जो मैंने खरीदा, जो मैंने खरीदा है उस पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं ना, उस पर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, तो अब उसमें दोबारा दोबारा टैक्स लेने की या जमा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए था कि बी ने अपनी तरफ से 40 रुपए की वैल्यू ऐड की, तो बी को 40 रुपए के ऊपर ही टैक्स लेना चाहिए था, और वो 40 रुपए के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो आप ये देखो, ये आ रहा है 12.5%। देख रहे हो आप, 40 रुपए के ऊपर 12.5%, 5 रुपए का टैक्स आइडियली लगना चाहिए था, आइडियली 5 रुपए का टैक्स लगना चाहिए था बस। लेकिन टैक्स लग कितने का रहा है, टैक्स लग रहा है 39.45 रुपीस का, टैक्स लग रहा है 39.45 रुपीस का। आइडियली लगना चाहिए था सिर्फ 5 रुपए का टैक्स, आइडियली सिर्फ 5 रुपए का टैक्स लगना चाहिए था। इस चीज पर सुधार आया
इस चीज पर सुधार आया 2005 में। इस चीज पर सुधार आया 2005 में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वैट। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वैट। ठीक है, वैट को समझने से पहले दो टाइप की सेल्स मैं आपको बताता हूं। एक होती है इंटर स्टेट सेल्स और एक होती है इंट्रा स्टेट सेल्स। दो टाइप की सेल्स कौन सी होती हैं? दो टाइप की सेल्स, एक होती है इंटर स्टेट और एक होती है इंट्रा स्टेट। ठीक है, एक होती है इंटर स्टेट, एक होती है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि सपोज मैं यूपी टू एमपी सामान बेच रहा हूं। सपोज मैं उत्तर प्रदेश से एमपी में मध्य प्रदेश में सामान बेच रहा हूं, तो ये हो गई इंटर स्टेट सेल। ठीक है, और इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है? इंट्रा स्टेट होती है कि मैंने यूपी में ही सामान बेचा, ये हो गई इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, ये होता है इंट्रा स्टेट सेल। इतनी बात क्लियर हुई? ये होता है इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, और आगे जाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूं। दो टाइप के टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं। दो टाइप के टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं। एक होता है ओरिजिन बेस्ड और एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक होता है ओरिजिन बेस्ड और दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज यूपी वाले बंदे ने एमपी वाले बंदे को सामान बेचा। सपोज यूपी वाले बंदे ने एमपी वाले बंदे को सामान बेचा, तो एमपी वाले बंदे से वो टैक्स कलेक्ट करेगा। सेल्स टैक्स में यही तो होता है, बेचते समय थोड़ा सा टैक्स वाला पोर्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाले बंदे ने अगर मध्य प्रदेश वाले बंदे को कुछ सामान बेचा, तो मध्य प्रदेश वाले बंदे से वो कुछ टैक्स कलेक्ट करेगा। अब ये टैक्स जो इसने कलेक्ट किया, ये कौन सी सरकार को जमा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को? ये उत्तर प्रदेश सरकार को जमा किया जाएगा या मध्य प्रदेश सरकार को जमा किया जाएगा? तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार को जमा किया जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि टैक्सेशन सिस्टम इज ओरिजिन बेस्ड। टैक्सेशन सिस्टम इज ओरिजिन बेस्ड। और अगर मध्य प्रदेश सरकार को जमा किया जाएगा, तो इसका मतलब हो गया टैक्सेशन सिस्टम इज डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश से मैं सामान बेच रहा हूं मध्य प्रदेश में किसी को, ठीक है, अगर मैं उत्तर प्रदेश से सपोज मध्य प्रदेश में किसी को सामान बेच रहा हूं, तो टैक्स तो मैं कलेक्ट करूंगा ही करूंगा। अब ये टैक्स मैं कौन से सरकार में जमा करूंगा? मैं उत्तर प्रदेश सरकार को दूं या मैं मध्य प्रदेश सरकार को दूं? तो अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहा हूं, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड, के जहां से माल चला उस स्टेट की सरकार को टैक्स मिल गया। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश सरकार को टैक्स दूंगा, तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड, कि अल्टीमेटली जहां पर माल पहुंचा उस स्टेट की सरकार को टैक्स मिला। ये दो टैक्सेशन सिस्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई आगे चलने से पहले। एक मैंने आपको बताया इंटर स्टेट सेल्स और एक मैंने आपको बताया इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स का मतलब क्या हो गया कि जब आप यूपी से सपोज एमपी में बेच रहे हो या कर्नाटका में बेच रहे हो या महाराष्ट्र में बेच रहे हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप सामान को बेच रहे हो, तो यू आर इंडल्जिंग इन एन इंटर स्टेट सेल्स। लेकिन अगर एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर आप सामान बेच रहे हो, तो यू आर इंडल्जिंग इन एन इंट्रा स्टेट सेल्स। ये बात क्लियर हो गई? ओके। दूसरी बात, टैक्सेशन सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरिजिन बेस्ड और दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि जहां से माल निकला, अगर उसी स्टेट की सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो ये तो ओरिजिन बेस्ड हो गया। और जहां माल पहुंचा, अगर उस स्टेट की सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो ये हो गया आपका डेस्टिनेशन बेस्ड। ये हो गया आपका डेस्टिनेशन बेस्ड। सुनो मेरी बात, जो वैट आया, वैट ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। डबल टैक्सेशन को भी सॉल्व किया, टैक्स ऑन टैक्स को भी सॉल्व किया। लेकिन वैट ने ये प्रॉब्लम सिर्फ इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व की। वैट ने ये प्रॉब्लम सिर्फ इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व की। मतलब अगर एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर ही अंदर सामान बेचा जा रहा है, तब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व है। तब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व है। कैसे सॉल्व है, आओ देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। कैसे सॉल्व की वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर, आओ पहले उसको देखते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे कि इंटर स्टेट लेवल पर वैट क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, और फिर बात करेंगे कि जीएसटी ने कैसे इन प्रॉब्लम्स को इंटर स्टेट लेवल पर भी सॉल्व कर दिया। अच्छा, पंगा इतना पड़ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई डबल टैक्सेशन भी हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है।
ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि डबल टैक्सेशन भी हो रहा है और टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि वैट ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया इंट्रा स्टेट लेवल पर। इंटर स्टेट लेवल पर वैट क्यों नहीं सॉल्व कर पाया उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। वैट का मतलब ही क्या है पता है? वैट का मतलब ही है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब ही है वैल्यू एडेड टैक्स। मैं अभी आपको वही बता रहा था ना भाई, 40 रुपए की वैल्यू एड हुई तो 40 रुपए पर टैक्स लो ना यार। मैं आपको सिंपली ये बता रहा था 40 रुपए की वैल्यू ऐड हुई तो 40 रुपए पर टैक्स लो ना यार, बात खत्म करो, ठीक है। ये क्यों पुराने पुराने चीजों पर डबल डबल टैक्स ले रहे हो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो 40 रुपए पर की वैल्यू ऐड हुई, 40 रुपए पर तुम्हें टैक्स एक्स्ट्रा ले लो, वैल्यू एडेड टैक्स, सिंपल, वैल्यू एडेड टैक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ देखते हैं कि कैसे वैट ने इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंट्रा स्टेट लेवल पर। सुनो, as we can see from the above analysis, there were two major problems with the existing sales tax system: double taxation और tax on tax, जिसको cascading effect कहते हैं। To eliminate these two problems at intra-state level, a taxation system called value-added tax was introduced in 2005. As per this system, the tax was supposed to be levied only on the value addition at each stage. सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर आपका टैक्स लगेगा और किसी चीज पर आपका टैक्स लगेगा ही नहीं। आओ देखो किस तरह से यहां पर बात सॉल्व की गई, ठीक है। सुनना आराम से, एकदम क्लियरली आपको सब समझ में आएगा, ठीक। देखो अगेन सेम चीज है, ए जो है वो होलसेल, वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और ये जो है ये रिटेलर है, बी जो है वो रिटेलर है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट? बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी कोई मतलब नहीं है, बाद में बात करेंगे, अभी उससे मतलब नहीं है। अभी आप मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। मैन्युफैक्चरर ने कुछ खरीदा नहीं, मैन्युफैक्चरर ने कुछ खरीदा नहीं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने कुछ खरीदा नहीं। मैन्युफैक्चरर ने 150 रुपए का लेबल वो रॉ मटेरियल खरीदा, 150 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 40 रुपए की इसने लेबर कॉस्ट इनकर की, 40 रुपए की लेबर कॉस्ट इनकर की, 20 रुपए के इसने ओवरहेड्स इनकर किए, 35 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, और 245 रुपीज का इसका सामान निकल कर आया। इस पर 12.5% 30.63 रुपीज का इसने सेल्स टैक्स लगाया और इसने 275.63 रुपीज में यह सामान बी को बेचा। इसने 275.63 रुपीज में सामान बी को बेचा। मुझे एक बात बताओ, ए ने सरकार को कितना टैक्स जमा किया होगा? जल्दी से बता दो मेरे को, एकदम चैट बॉक्स में मेरे को आंसर दो, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो कि ए ने सरकार को कितना टैक्स जमा किया, जल्दी बताओ। ए ने सरकार को कितना टैक्स जमा किया? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। आर्यन कह रहे हैं 30.63, अदिति कह रही है 30.63, वेरी गुड। मयंक, ब्रिलियंट। राधिका, कुणाल, अनीश, वेरी नाइस। और यहां पर यूट्यूब पे भी सभी लोग कह रहे हैं 30.63, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। 30.63 जो है ए ने सरकार को जमा कर दिया। अब जब बी के पास बारी आती है ठीक है, तो बी को इस 30.63 का क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि भाई ये क्रेडिट मिलने का मतलब क्या है, उसी तरह से बी को भी मतलब नहीं समझ में आया कि ये 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिलने का मतलब क्या है। आपको भी नहीं समझ में आया कि यार इसका मतलब क्या है, 30.63 का क्रेडिट मिल जाएगा। देखो बी को भी नहीं समझ में आया अभी, तो बी जिद कर रहा है कि मैंने तो ये सामान 275.63 रुपीज में खरीदा है। बी कह रहा है कि मैंने तो ये सामान 275.63 रुपीज में खरीदा है। मैंने उससे कहा, मैं जाकर बी से कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं बी, तुमने इसको 275.63 में नहीं खरीदा है, तुमने तो ये सामान जो है ना, तुमने ये जो सामान है, तुमने ये सामान सिर्फ 245 में खरीदा है। मैं बी से कह रहा हूं कि तुमने ये सामान तो सिर्फ 245 में खरीदा है। मैंने बी से कहा कि तुमने ये सामान 275.63 में नहीं खरीदा है, तुमने ये सामान सिर्फ 245 में खरीदा है। बी की समझ ही नहीं आ रही बात, जैसे आपकी नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है। बट ऑब्वियसली जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको समझ में आ रही है बात, लेकिन जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको तो नहीं समझ में आ रही होगी ना। तो जैसे आपको नहीं समझ में आ रही कि सर ये अचानक से हो क्या रहा है, उसी तरह से बी की भी समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मैंने बी से कहा कि कोई बात नहीं बी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने बी से कहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस इतना एक काम करो कि तुम अभी मेरे कहने से परचेज प्राइस 245 रुपीज ही मान लो। बी को बहुत गुस्सा आया मेरे ऊपर, बी को बहुत गुस्सा आया। बी कह रहे हैं नहीं, जब मैंने 275.63 रुपीज पे किए हैं तो मैं 245 अपनी परचेज प्राइस क्यों मानूं?
मैंने कहा कोई बात नहीं बी, मुझ पर भरोसा रखो और मान लो। बी को मुझ पर भरोसा था और बी ने एक सेकेंड के लिए कुछ भी ना सोचते समझते हुए ये मान लिया कि उसका परचेज प्राइस 245 रुपीज का था। ठीक है, बी ने अपने बाकी ट्रांजैक्शंस वैसे ही रखे, रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ थी नहीं, लेबर कॉस्ट कुछ थी नहीं, 20 रुपए के ओवरहेड्स और 20 रुपए का प्रॉफिट इसने ऐड किया। और बी के लिए जो सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आई, बी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 245 प्लस 40, ये आता है 285 रुपीज, ये आता है 285 रुपीज। इस 285 रुपीज पर बी जो है वो सेल्स टैक्स लगाएगा 12.5% का, वैट लगाएगा 12.5% का, तो 35.63 रुपीज यहां पर ये आ रहा है, 35.60 रुपीज यहां पर ये आ रहा है। और बी कितने में माल बेच पाएगा, 285 प्लस 35.63, ये हो गया 320.63। क्या हो गया ये हो गया 320.63। ठीक है, ये हो गया 320.63। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है। बी भी नाराज है, आप भी नाराज हो, बी भी नाराज है, आप भी नाराज हो कि सर परचेज प्राइस 275.63 थी, आपने यहां पर 245 क्यों लिखवा दी, ये गलत है, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, मुझे जल्दी से एक बात बता दो, जो यहां पर मैंने लिखा है इसके बेसिस पर, कि अब बी सरकार को कितना पैसा टैक्स के तौर पर जमा करने जाएगा। देखो, जब मैंने आपसे पूछा था कि ए ने कितना पैसा जमा किया होगा, आप सब लोगों ने बता दिया 30.63, क्योंकि यहां पर 30.63 कलेक्ट किया था। बी कितना पैसा लेकर सरकार के पास जाएगा जमा कराने के लिए, बी कितना पैसा लेकर जाएगा, बी 35.60 रुपीज लेकर जाएगा सरकार के पास। बी जो है वो 35.60 रुपीज लेकर जाएगा ना सरकार के पास। ठीक है, बी 35.60 रुपीज लेकर जाएगा सरकार के पास। आर्यन, यस, खुशी, बी जो है वो 35.60 रुपीज लेकर जाएगा सरकार के पास। अब सुनना मेरी बात, जैसे ही बी 35.60 रुपीज लेकर सरकार के पास जाएगा और सरकार को अपनी जेब से निकालकर 35.60 रुपीज देगा, तो सरकार पता है क्या कहेगी, सरकार कहेगी कि अरे सुनो बी, तुम्हारे बिहाफ पर जो ए है ना वो ऑलरेडी 30.63 रुपीज पे कर चुका है। बी कहेगा क्या, तो सरकार उससे कहेगी सुनो बी, तुमने ए से सामान खरीदा था, बी कहेगा हाँ मैंने तो खरीदा था, ए से सामान मैंने खरीदा था, तो क्या तुमने उसको 30 रुपीज 63 पैसे सेल्स टैक्स के तौर पर दिए थे, बी कहेगा हाँ मैंने तो दिए थे। तो सरकार कहेगी कि तो ये जो 30.63 रुपीज ए ने तुमने ए को दिए थे वो ए ने मुझे दे दिए, तुम्हारे अकाउंट में लिखा हुआ है, तो अब जो तुम ये 35.63 रुपीज लेकर आए हो ना, तुम ये 35.63 रुपीज लेकर आए हो ना, इसमें से 30.63 रुपीज तो ऑलरेडी तुम्हारा मेरे पास ही पड़ा हुआ है, इसमें से तुम्हारा 30.60 रुपीज तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, और अगर तुम्हारा इतना पैसा ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं तुमसे दोबारा थोड़ी लूंगा, तो जो बच रहा है बस उतना दे दो। कितना बच रहा है, 5 रुपीज बच रहा है। तो अब बी सरकार को कितने में देगा, बी सरकार को 5 रुपए दे देगा। यही बात हो गई कि जितनी वैल्यू बी ने ऐड की, जितनी वैल्यू यहां पर बी ने ऐड की, उस वैल्यू के ऊपर 12.5% बी ने सरकार को जमा कर दिया। क्या यहां तक की बात आप सब समझ में आ गई, बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है जी, हम यही बात कर रहे थे अभी तक, हम अभी तक यही बात कर रहे थे कि भाई जो वैल्यू ऐड हो रही है उसी का पैसा जमा करो ना, पुराने टैक्सेस के ऊपर दोबारा टैक्स लगाकर क्यों जमा कर रहे हो। जितनी वैल्यू तुमने ऐड की, तुमने कितनी वैल्यू ऐड की, तुमने 40 रुपए की वैल्यू ऐड की, ठीक है, इस 40 रुपए के ऊपर 12.5% लगाओ, कितना बनता है, 5 रुपए बनता है, 5 रुपए लगाओ, खत्म बात। लेकिन ये होगा कैसे, अब देखो, अब आपको बात समझ में आ रही होगी, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। जब बी ने ए से सामान खरीदा था, खरीदने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, खरीदने को बोल रहे हैं इनपुट, ठीक है, खरीदने को बोल रहे हैं इनपुट। तो बी ने जब ए से सामान खरीदा था, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, जब बी ने ए से सामान खरीदा था, यानी बी ने ए से इनपुट किया था, तो बी ने इसको कुछ टैक्स पे किया था। कितने रुपए का टैक्स पे किया था, 30.63 रुपीज का टैक्स पे किया था। तो बी को इस इनपुट पर जो इसने टैक्स दिया, इसका क्रेडिट मिल जा रहा है, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, हेंस दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये आपको समझ में आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है।
अभी आपको समझ में आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि बी ने जब ए से सामान खरीदा यानी इनपुट लिया, तो इस पर बी ने जो ए को टैक्स पे किया, इस पर बी ने ए को जो टैक्स पे किया, उस टैक्स का बी को बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। यस, राम, राधिका, आर्यन, नेहा, मयंक, आर्यन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें और बी दोनों को समझ आ गया। हाँ जी, मोहम्मद सादिक जी, मोहम्मद सादिक कह रहे हैं सर अब हमें और बी दोनों को समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर, वेरी गुड, ठीक, शानदार, अमेजिंग, जानदार। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जो इनपुट करने पर टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट बी को मिल जा रहा है, और इसीलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जा रहा है। अब इससे एक कमाल की बात बताऊं क्या हो रही है? इससे कमाल की बात हो रही है, जरा पहले देखो कि बी ने जब सी को माल बेचा था, अल्टीमेट कंज्यूमर को जब माल बेचा था, तो कितने रुपए में माल बेचा था? 355.08 रुपीज में बेचा था, 355.08 रुपीज में बेचा था। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से कितने में माल बेचा जा रहा है? 320.63 रुपीज में माल बेचा जा रहा है। जो माल पहले 355 रुपए का बेचा जा रहा था, अब वो 320 रुपए का बेचा जा रहा है। क्या सामान सस्ता नहीं हुआ अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए? क्या अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए सामान सस्ता हुआ? क्या अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए सामान सस्ता हुआ? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अल्टीमेट अदिति, यस, अनीश, वेरी गुड। अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए राधिका, आर्यन, राम, वेरी नाइस। अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए सामान सस्ता हो गया है। ठीक है, तो दो जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो गई, और अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए सामान सस्ता भी हो गया। इसी चेन को हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो कि ए मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने 150 रुपीज के रॉ मटेरियल्स खरीदे, 40 रुपीज का लेबर लगाया, 20 रुपीज का ओवरहेड्स लगाया, 35 रुपीज का प्रॉफिट लगाया, इतने में सामान, इतना इसकी सेलिंग प्राइस बन रहा था, इस पे इसने टैक्स लिया और 275 रुपीज में इसने बेचा। लेकिन ये जो 30.63 है, इसने सरकार को जमा करा दिया होगा। अगर इसने सरकार को जमा करा दिया होगा तो ये यहां पर आ गया, और इस 30.63 रुपीज का इसको बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। अगर इसको इस टैक्स का इनपुट का क्रेडिट मिल रहा है, तो फिर अब इसके लिए परचेज प्राइस तो यही हो गई ना। अभी इसके लिए परचेज प्राइस ये हो गई। ये 30.60 रुपीज का तो बाद में मेरे को क्रेडिट मिलेगा ना, तो मैं इसको अपनी कॉस्ट में क्यों इंक्लूड करूं? मेरी कॉस्ट तो अब 245 रुपीज हो गई, हो गई। मैंने 20 रुपीज के ओवरहेड्स, 20 रुपीज के प्रॉफिट ऐड किया, ये 285 रुपीज आया, इस पर 35.63 आया, सेलिंग प्राइस मेरा 320.63 हुआ। मैंने सरकार को कितना जमा किया? 35.63 माइनस 30.63, यानी 5 रुपीज मैंने सरकार को जमा किया। मैंने 5 रुपीज सरकार को जमा किया। सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सी ने यहां पर बी को 35.63 दिया, तो इसके लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ गया। अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ गया तो 285 इसके लिए परचेज प्राइस हो गया, 285 इसके लिए परचेज प्राइस हो गया। अब सपोज इसने यहां पर वैल्यू एडिशन किया, इतने में बेचा, इतना टैक्स कलेक्ट किया। अब ये सरकार को कितना टैक्स पे करेगा? 41.88 नहीं पे करेगा, 41.88 माइनस 35.63 पे करेगा, यानी 6.25 रुपीज पे करेगा। और अगर ये 6.25 रुपीज पे करेगा, अगर ये 6.25 रुपीज पे करेगा और ये 41.88 रुपीज का सेल्स टैक्स इसने कलेक्ट किया, तो डी को इसका क्रेडिट मिलेगा। और परचेज प्राइस कितना हो गया? 335। परचेज प्राइस 35 हो गया, इतनी वैल्यू ऐड की, एंड सो ऑन। क्या ये चेन आपको समझ में आ रही है? क्या ये चेन आपको समझ में आ रही है अच्छे से? क्या आपको ये चेन अच्छे से समझ में आ रही है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रा स्टेट लेवल पर। ठीक है, वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर तो सॉल्व कर दिया, इंट्रा स्टेट लेवल पर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इंटर स्टेट लेवल पर यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई वैट की वजह से। इंटर स्टेट लेवल पर यह प्रॉब्लम वैट की वजह से सॉल्व नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? आओ देखते हैं। देखो, therefore with the introduction of VAT this problem was solved at intrastate level. However the problem still existed at interstate level. ये जो है ना, सिर्फ एक ओशन ऑफ प्रॉब्लम्स में जरा सी ड्रॉप्स हैं, ऐसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
ऐसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज में मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, क्रेडिट नहीं मिलता था, बहुत सारी चीजें होती थी और इसीलिए जीएसटी की जरूरत अराइज हुई। और इतने सारे टैक्सेस को जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर लगते थे वो जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं, वो जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। और ये है वो लिस्ट ऑफ टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। इतने सारे टैक्सेस अलग अलग लगते थे, इतने सारे टैक्सेस आपके अलग अलग लगते थे, ये सेंट्रल टैक्सेस लगते थे, ये स्टेट टैक्सेस लगते थे, जो अब जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया, उससे पहले यह देखते हैं कि वैट इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, इससे पहले देखते हैं कि वैट जो है इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। आओ देखते हैं, लेट्स सी वैट जो है इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर क्यों नहीं सॉल्व कर पाया। लेट्स सी, मान लो ए जो है वो उत्तर प्रदेश में है और बी जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, मान लो ए जो है वो उत्तर प्रदेश में है और बी जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ए तो मैन्युफैक्चरर है, इसने 150 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, इसने 150 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 40 रुपए का लेबर इनकर किया, 40 रुपए का लेबर इनकर किया, 20 रुपए की ओवरहेड्स कॉस्ट लगाई, 20 रुपए की ओवरहेड्स कॉस्ट लगाई, 35 रुपीज का प्रॉफिट आया और 245 रुपीज में ये सेलिंग प्राइस आया। इस पे 30.63 रुपीज, इस पे 30.63 रुपीज का सेल्स टैक्स लगा और सेलिंग प्राइस हो गया 275.63 रुपीज। मुझे एक बात जेन्युइनली बताना, ए जो है ये जो ए है, ये जब ये 30.63 रुपीज देने जाएगा तो ये कौन सी वाली सरकार को देगा? ये उत्तर प्रदेश सरकार को देगा? एकदम जेन्युइनली दिल से बताना, उत्तर प्रदेश सरकार को देगा या महाराष्ट्र सरकार को देगा? जल्दी बताओ। ये जो है जब ये सरकार को 30.60 रुपीज देने जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को देना पसंद करेगा या महाराष्ट्र सरकार को? जल्दी बताओ। यूपी, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। मतलब मैं थोड़ी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाके सरकार वो देता रहूंगा, यूपी में पे करेगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, मैंने बेचा सामान, मैंने टैक्स कलेक्ट किया तो मैं अपनी यूपी वाली सरकार को जमा करूंगा ना। ठीक, तो मैंने ये 30.63 रुपीज, मैंने ये 30.63 रुपीज उत्तर प्रदेश सरकार को जमा कर दिया। मैंने ये 30.63 रुपीज उत्तर प्रदेश सरकार को जमा कर दिए हैं। ठीक है, भाई साहब बी खुश है, बी को मजा आ रहा है। बी कह रहा है मेरे को 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा, बी कह रहा है मुझे 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, बी ने परचेज प्राइस 245 ले लिया, बी ने परचेज प्राइस 245 ले लिया। रॉ मटेरियल कुछ है नहीं, लेबर कुछ है नहीं, 20 रुपीज का ये ओवरहेड कॉस्ट, 20 रुपीज की ओवरहेड कॉस्ट, 20 रुपीज की ये, तो ये कितना आ गया? 285 रुपीज आ गया, 285 रुपीज आ गया। इसके ऊपर 35.63 रुपीज का ये आ गया, 35.63 रुपीज का ये आ गया। ठीक है, और अब 320.63 अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। बी जो है ये गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, बी जो है वो गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, कितना रुपया लेकर? 5 रुपया लेकर। बी गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 5 रुपया लेकर। क्यों? क्योंकि बी कह रहा है कि देखो सर 35.63 तो मैंने अपने कंज्यूमर से कलेक्ट किया है, लेकिन 30.63 का तो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अभी नीशु भैया ने समझाया मुझे। ठीक है, 30.63 रुपीज का तो मेरे पास क्रेडिट है, अभी नीशु भैया ने समझाया मुझे। तो अब मैं 30.63 को माइनस करूंगा, 5 रुपया लेकर मैं सरकार के पास जाऊंगा। बी गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहता है कि सर ये रहा मेरा टैक्स का कलेक्शन 5 रुपया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा अच्छा लाओ देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरे ट्रांजैक्शंस वगैरह देखे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या दिखाई दिया कि अरे 35.60 रुपीज का ट्रांजैक्शन है, तो 35.60 रुपीज लेने चाहिए तो तुम्हें तो। ठीक है, तो इसने बी ने क्या कहा कि हाँ मैंने 35.63 लिए हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही तो दे क्यों नहीं रहे हो? तो इसने कहा अरे सर कैसी बात कर रहे हो, लगता है आपको आता नहीं है। बी की अलग चौड़ देख रहे हो आप,
बी की अलग चौड़ है। बी जो है सरकारी अफसरों से कह रहा है कि मुझे लगता है आपको आता नहीं है, आप एकाग्रता.co.in पर जाकर पहले तो टैक्सेशन की क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लो और निशु भैया से टैक्सेशन की क्लासेस लो। बी ऐसा कह रहा है सरकार को। सरकार भी आराम से मजे ले रही है, हाँ कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसा करते होंगे, कर लो कर लो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ऐसे, ठीक है। अब बी ने कहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि भाई साहब 30 रुपए 63 पैसे का, 30 रुपीज 63 पैसे का मुझे क्रेडिट मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा किस बात का क्रेडिट मिलेगा? तो बी ने कहा मैंने ए से सामान खरीदा था, जब मैंने ए से सामान खरीदा था तो मैंने उसको 30.63 रुपीज दिए थे, वो पैसा ए ने आपको जमा किया होगा, वो पैसा ए ने आपको जमा किया होगा। और अगर मेरे बिहाफ पर आपके पास ऑलरेडी 30.63 रुपीज है तो मैं आपको वो दोबारा क्यों दूं, मैं तो सिर्फ आपको 5 रुपीज दूंगा। दिस इज व्हाट बी इज ट्राइंग टू टेल टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। महाराष्ट्र वालों ने कहा यार देख बी तू ना क्यूट लग रहा है बहुत, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि देख बी तू ना क्यूट बहुत लग रहा है, ठीक, तू बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, राइट। और जो तेरा सवाल है वो भी मेरे को लग रहा है कि तेरे मन में चोरी तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना ए को फोन करके पता करता हूं कि जो टैक्स वगैरह तूने दिया है, ये 30.63 वाली जो बात तू कर रहा है, ये कहां हुआ है, कि क्या है, हमारे पास तो आया नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पता लगाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पता लगाया और उनको फिर पता चला और उन्होंने कहा भाई साहब ये जो ए है ना, ये जो ए है जिसको आपने 30.63 रुपीज दिए थे, ए ने ये पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जमा किया है। ए ने ये पैसा यूपी गवर्नमेंट को जमा किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थोड़ी जमा किया है। ए ने ये पैसा किसको जमा किया है? यूपी गवर्नमेंट को जमा किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थोड़ी जमा किया है। पिछली बार जब हम इंट्रा स्टेट सेल्स के बारे में बात कर रहे थे तो बी को क्रेडिट मिला क्यों था, उसका लॉजिक क्या था? बी को क्रेडिट इसलिए मिला था क्योंकि सरकार कह रही थी कि भाई साहब बी आपकी जेब से निकला हुआ 30 रुपए 63 पैसे ऑलरेडी मेरे पास है। सरकार ने बी से बोला था कि मास्टर जी बी आपकी जेब से निकला हुआ 30 रुपीज 63 पैसा ऑलरेडी मेरे पास है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जब बी लेकर गया तो क्या बी की जेब से निकला हुआ 30 रुपीज 63 पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है? क्या बी की जेब से निकला हुआ 30 रुपीज 63 पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है? नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बी को क्रेडिट दे पाएगी? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बी को क्रेडिट दे पाएगी? जल्दी बताओ, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बी को क्रेडिट दे पाएगी? नहीं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इंटर स्टेट लेवल पर वैट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। अब आप बोलो सर बड़ा सिंपल है, ए से बोल दो कि बी को दे दे, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में दे दे। ए से बोल दो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में दे दे, उतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा कर दिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता है क्यों? इसलिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर ए को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, लेकिन ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये पे करने के लिए आपको उन स्टेट में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो ए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, और ए को क्या पता कि बी इसको आगे चलकर किसी और को दे देगा, ठीक है। बी जो है इस सामान को आगे चलकर सी को बेच दे, सी किसी और को बेच दे, वो किसी और को बेच दे, तो ए कितनों का ट्रैक रखेगा कि नहीं अल्टीमेटली जहां पर जा रहा है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए तो उस स्टेट को मैं पैसा दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो ए तो चुपचाप यूपी गवर्नमेंट को दे सकता है क्योंकि ए क्या कर रहा है, यूपी में बैठ के धंधा कर रहा है। ए ने यूपी गवर्नमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ए सामान किसको देगा? ए सामान यूपी गवर्नमेंट को तो दे सकता है। ए जो है वो जो टैक्स है वो यूपी गवर्नमेंट को तो दे सकता है, लेकिन वो इधर उधर नहीं दे सकता। और बी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि बी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्यों इंटर स्टेट लेवल पर वैट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया? Are you understanding this? Why VAT has not been able to solve the problem of double taxation and tax on tax at interstate level? क्योंकि अब अगर ये इसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सुनना बात, अगर बी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो बी यहां पर 245 क्यों लेगा? बी तो यहां पर फिर से 275.63 ले लेगा ना। अगर बी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो बी यहां पर 245 क्यों लेगा? बी 245 इसलिए तो ले रहा था क्योंकि उसको 30.63 का क्रेडिट मिल रहा था। अब अगर बी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो बी यहां पर पूरा 245 लेगा ना, 275 सॉरी पूरा 275.63 लेगा ना। Yes, this is the reason.
This is the reason why VAT has not been able to solve this problem at interstate level. तो interstate level पर ये problem कैसे solve हुई है? Interstate level पर ये problem solve हुई है GST की मदद से. कैसे? वो जानेंगे कल दोपहर को 3 बजे. वो जानेंगे कल दोपहर को 3 बजे. तो ये आज के लिए सस्पेंस है. खुशी कह रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आएगा ना सर, फिर जानेंगे खुशी, सब पता चलेगा. ठीक है, सब पता चलेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जैक्टली, अगर ये इंटरस्टेट टैक्स वाली बात हो जाएगी तब तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं ना. वही तो मैं बोल रहा हूं कि बी जब उसको खरीदेगा ए से, तो बी को पता चल जाएगा ना यार ये तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से खरीदा है, तो उत्तर प्रदेश से खरीदने पर मेरे को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा नहीं, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मैं कॉस्ट पे वो वाली ले लूंगा, बड़ी वाली कॉस्ट ले लूंगा. ठीक है, तो इस वजह से जीएसटी आया और जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटरस्टेट लेवल पर सॉल्व किया. कैसे सॉल्व किया वो हम जानेंगे कल दोपहर को 3 बजे. नाउ यू टेल मी, क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? जल्दी से बता दीजिए. सर सब रिकॉल हो रहा है जो आपने पढ़ाया था, फायदा हुआ वार्म अप का. यस सर. नो डोंट गो, इंटरेस्टिंग था, बता के जाओ प्लीज प्लीज. साइमा इसमें टाइम लगेगा. ठीक है, इसमें टाइम लगेगा आराम से 1-1.25 घंटा और लगेगा ये समझने में कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटरस्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया. ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई. नहीं 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 नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं हुई, ये समझ में आएगा. चलो अभी मैं एक आध स्टूडेंट से बात कर लेता हूं फोन पे. ठीक है, मैं बात कर लेता हूं. एन कार्तिक, हेलो. हेलो सर. हेलो एन, कैसे हो आप? हाय सर, हाउ आर यू सर? गुड 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 गुड. आप बिल्कुल चिंता मत करो एन. जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि लैपटॉप पे सेशन नहीं चल पा रहा है वगैरह, तो उसके लिए ये जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप इस पे कॉल करके पूछ लीजिएगा. दे विल हेल्प यू आउट. यस सर, योर टीचिंग इज ऑसम सर. थैंक यू सो मच एन. आप सुबह वाली क्लास में थे? यस सर. आपको सब समझ में आ रहा है? सर बहुत इंटरेस्टिंग सर. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. टुमारो यू आर गोइंग टू? हाँ जी, हाँ, टुमारो ऑल्सो विल टेक. एंड टुमारो हम लोग क्या करेंगे, टुमारो भी वही 10:15 पे डायरेक्ट टैक्स की क्लास होगी, उसको कंटिन्यू करेंगे. और फिर आफ्टरनून में ये 3 PM पे ये वाली क्लास होगी. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू एन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑलराइट, लेट्स टॉक टू मयंक मुदगल. हेलो. Hello. हेलो मयंक, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मयंक, कैसे हो आप? Hello. हेलो. Hello. हाँ मयंक, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. आप कहाँ हैं सर? मैं कहाँ हूँ? मैं इस तरह से पूछता हूँ क्या आपको आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है आपकी. कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ मयंक, आप कैसे हो? सर अच्छा सर. मैंने भी कैसा लगा आपको आज का सेशन? सर कमाल का है सर, मजा आ गया सर बिल्कुल. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मयंक, थैंक यू. अभी आगे देखो और मजा आएगा, बस डेली ऐसे ही कनेक्टेड रहना. ठीक है. इनकम टैक्स का भी काफी अच्छा क्लास. मयंक आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है. सर मैं कह रहा हूँ सर इनकम टैक्स की भी सर काफी अच्छी क्लास हो रही सर. अच्छा, इनकम टैक्स की भी अच्छी हुई. थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू. सर एक प्रॉब्लम थी सर. बताओ. सर नोट्स वगैरह सर वो अपलोड नहीं हो रही सर आपके कंटेंट पर. नोट्स यार मैं अपलोड कर चुका हूँ अभी. यहाँ पर अभी बताया किसी ने मेरे को कि वो उसकी एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड आ रही है, तो वो अभी तुरंत मैं क्लास के बाद में यहीं पर हूँ, ऑफिस में ही हूँ, तो मैं तुरंत अभी टीम से बात करके उसको ठीक करवाता हूँ कि नोट्स क्यों नहीं एक्सेस हो पा रहे. यस सर. अंशुल सर का भी नहीं हो रहा था, किसी का भी नहीं हो रहा था. हाँ मैं अभी देखता हूँ. अच्छा, अंशुल सर का भी नहीं हो रहा? यस सर, सभी का किसी का भी नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं करवा देता हूँ इसको. ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, मैं अभी इसको ठीक करवा देता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मयंक, टेक केयर. थैंक यू. ऑलराइट. हेलो. Hello, हेलो राधिका, हाउ आर यू? sir. I'm good. कहाँ से हो आप How राधिका? are you, sir? Delhi से. दिल्ली से. Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या हो गया आपको, इतनी हंसी क्यों आ रही है? सर आपको खुश देख के अच्छा लग रहा है. अच्छा, ओके, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सेशंस अच्छे लगे आपको आज सुबह का भी और अभी वाला भी? Amazing. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही कनेक्टेड, ठीक है.
एंड बहुत अच्छे से हम लोग पूरा DT IDT दोनों कवर करते हुए चलेंगे। यस थैंक यू सो We मच will. राधिका, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। यू टू सर। चलो सर, बाकी लोगों से हम लोग करेंगे बाद में वार्तालाप। कल सुबह होगी 10:15 बजे मेरी फिर से आप लोगों से भेंट। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि आप जो हो वेबसाइट पर आकर किस तरह से सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हो। तो लेट मी जस्ट शो यू माय स्क्रीन। ठीक है, तो ये आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और यहां पर ये एकाग्रता की वेबसाइट है, ekagrita.co.in। आप इस पर जब आप आओगे तो यहां पर कोर्सेज पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। कोर्सेज पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने मल्टीपल कोर्सेज आ जाएंगे और आप इन कोर्सेज में से अपना कोर्स देकर उसको सेलेक्ट कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि जब आप कॉम्बो परचेज करोगे तो अपने टीचर्स को अच्छे से देख लेना, आपको कौन से टीचर से पढ़ाई करनी है, आप वही वाला कॉम्बो लीजिएगा, नहीं तो बाद में चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, अच्छा, आप ये क्लासेस देख सकते हो। मोर पर आना, डाउनलोड ऐप पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहां पर 3 दिखाई देंगे, एंड्रॉइड, ऐप स्टोर और लैपटॉप। और ये रहा आपके पास वेब यूजर वाला कोड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोड और iOS एंड वेब यूजर, ऑर्गेनाइजेशन कोड फॉर iOS एंड वेब यूजर्स के लिए ये रहा कोड GACODX। ठीक है, तो दिस इज द कोड दैट यू नीड टू यूज। और बाकी आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हो एंड द टीम विल हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव, ट्रस्ट एंड फेथ। और हम लोग कल मिलेंगे सुबह 10:15 बजे। मैं आप लोगों को मिलूंगा डायरेक्ट टैक्स में, हम लोग इनकम टैक्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और दोपहर को 3 बजे GST का डिस्कशन हम लोग कंक्लूड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू आर्यन, थैंक यू मयंक, थैंक यू अनीश, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।